हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग प्रणाली का सुधार। इसमें सुनिए। पहले, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली की वर्तमान संरचना, उसके विभिन्न अवयवों, कार्य एवं कार्यरीति के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए 14 अगस्त 1991 को एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 17 दिसंबर 1991 को संसद में प्रस्तुत की गई। नरसिम्हम समिति ने देश की वित्तीय प्रणाली की कार्यविधि की समीक्षा करने के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की घटिया वित्तीय स्थिति और निम्न कुशलता के लिए निम्नलिखित तत्वों को उत्तरदायी ठहराया है: निवेश साख, आवंटन शाखा विस्तार और व्यापार के आंतरिक प्रबंध और कार्य संचालन में भारी मात्रा में केंद्रीय निर्देशन, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बैंक व्यावसायिक संगठनों के रूप में कार्य नहीं कर सके और न ही इन्हें आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। बैंकों की इस स्थिति के लिए दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। नंबर फर्स्ट है डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि निर्देशित निवेश। इसमें सुनिए, अपनी तरल परिसंपत्ति को बनाए रखना एक सुदृढ़ बैंक व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। यही कारण है कि बैंकिंग नियमन कानून 1949 धारा 24 के अंतर्गत भारत में बैंकों को नकदी स्वर्ण तथा बंधन मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में कुल मांग तथा सावधि जमा दायित्वों के कम से कम 25% राशि को तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना आवश्यक कर दिया गया है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 1972 में इसे 25% से बढ़ाकर 30% और धीरे धीरे बढ़ाकर 38.5% कर दिया गया है। वर्तमान में यह 25% है। भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसा करने के दो कारण थे: ऊंचे वैधानिक तरलता अनुपात के कारण वाणिज्यिक बैंकों की उद्योग एवं व्यापार को ऋण तथा अग्रिम देने की क्षमता कम हो जाती थी। ऊंचे वैधानिक तरलता अनुपात के कारण बैंकों को अपनी राशियों को ऋण एवं अग्रिम देने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रतिभूतियों में रखना पड़ता था। नरसिम्हम समिति का तर्क था कि ऊंचे वैधानिक तरल अनुपात के कारण बैंकों की लाभदायकता प्रभावित होती है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर बाजार दर की तुलना में कम होती है। इसके अतिरिक्त ऊंचे SLR के कारण बैंकों के पास उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग एवं व्यापार को साधन उपलब्ध कराने के लिए कम राशि शेष रह जाती है। अतः नरसिम्हम समिति ने ऊंचे वैधानिक तरलता अनुपात को बैंक प्रणाली तथा उन वस्तुओं पर भी जो बैंकों में रखी जाती है एक कर कहा है। नंबर सेकंड आता है डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम, यानी कि निर्देशित साख कार्यक्रम। 1969 में हुए बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य एक ओर जहां बैंक विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों की शाखा खोलकर बैंक शाखा का विस्तार करना रहा, तो दूसरी ओर अब तक उपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को आसान शर्तों एवं सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना रहा। बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे ऋण के नए क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति का प्रयास करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि प्रतिभूति उन्मुख ऋण के बजाय उद्देश्य उन्मुख ऋण की ओर अधिक ध्यान दें। इस नीति के परिणाम स्वरूप वाणिज्य बैंक प्रणाली का बहुत अधिक अहित हुआ। विशेष क्षेत्र उधार के लक्ष्य निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उधार पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में गिरावट आई। उधार के गुणात्मक पहलुओं की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उधार के आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। बंधक रखने के संबंध में ढिलाई बढ़ती गई। उधार देने के बाद इसका पर्यवेक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। इन सबका सम्मिलित परिणाम यह हुआ है कि बकाया राशियों की मात्रा में वृद्धि हो गई तथा उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशंस ऑफ द नैरेशंस कमेटी 1991 ऑन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति 1991 की सिफारिशें। इसके बारे में सुनिए। नरसिम्हम समिति की सिफारिशें इस मूलभूत अवधारणा पर आधारित है कि
बैंक जनता से प्राप्त संसाधनों के ट्रस्टी हैं। इनका प्रयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि इनके स्वामियों अर्थात जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस धारणा का अभिप्राय यह है कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह आर्थिक संसाधनों के आयोजन की आड़ में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शोधन क्षमता, स्वास्थ्य और कुशलता को किसी भी रीति से हानि पहुंचाए। उपयुक्त बातों के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशें निम्नवत रहीं। नंबर 1, वैधानिक तरलता अनुपात SLR। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के लिए संसाधन गतिमान करने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात को प्रयोग करने की विधि का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि अगले 5 वर्षों के दौरान SLR को 38.5% से घटाकर 25% तक के स्तर तक लाया जाए। SLR में कटौती के फलस्वरूप बैंकों के पास अपेक्षाकृत अधिक धनराशि बच जाएगी, जिसका प्रयोग वे कृषि उद्योग, व्यापार आदि के प्रोन्नत करने में कर सकते हैं। नंबर 2, नकदी आरक्षित अनुपात, इनकी इसको बोलते हैं CRR। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक CRR का प्रयोग मुद्रा एवं साख नियंत्रण के एक प्रमुख हथियार के रूप में करता रहा है। नरसिम्हम समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को अब खुले बाजार की क्रियाओं पर अधिकाधिक निर्भर करना चाहिए तथा CRR पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति ने कहा कि नकदी आरक्षित अनुपात को क्रमशः इसके वर्तमान उच्च स्तर से नीचे लाना चाहिए और रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों की जब्त जमा पर अधिक ब्याज कर देनी चाहिए, जो कि बैंकों के 1 वर्ष के जमा पर बुनियादी न्यूनतम दर से कुछ अधिक हो। नंबर 3 आता है निर्देशित साख कार्यक्रम। इसमें सुनिए, नरसिम्हम समिति ने यह सिफारिश की कि निर्देशित साख कार्यक्रम को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि कृषि और उद्योग अब परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर गए हैं और उन्हें अब विकास के लिए किसी विशेष सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 दशकों तथा ब्याज उपदान के रूप में दी जाने वाली सहायता पर्याप्त है, अतः रियायती ब्याज दरों की सुविधा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नंबर 4 आता है ब्याज दरों की संरचना। नरसिम्हम समिति का विचार है कि ब्याज दरों के ढांचे का निर्धारण मोटे तौर पर बाजार शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की जमा एवं उधार दरों पर लगाए गए सभी नियमन एवं नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत छोटी छोटी राशियों पर मिलने वाली रियायती ब्याज दरें हटा लेनी चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले ऋणों पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर देना चाहिए। नरसिम्हम समिति ने सुझाव दिया कि ब्याज दर के ढांचे को सरल बनाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को होना चाहिए। बैंक दर, लंगर दर होनी चाहिए और अन्य सभी ब्याज दरें इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होनी चाहिए। इस तरह समिति का सुझाव है कि ब्याज दरों का नियमन समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती कमेटी के सुझाव के अनुसार बैंक दर से संबंधित किया जाना चाहिए। नंबर 5 आता है बैंकिंग संरचना। बैंकिंग व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से नरसिम्हम समिति ने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलयन एवं स्वामित्व के पुनर्गठन द्वारा इनकी संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार मोटे तौर पर बैंकिंग का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए: 3 अथवा 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक होने चाहिए, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल हों। 8 से 10 तक राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए, जिनकी शाखाएं देश भर में फैली हों और जो सामान्य अथवा यूनिवर्सल बैंकिंग का कारोबार करे। स्थानीय बैंक हो, जिनकी क्रियाएं सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हों। ग्रामीण बैंक, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हों, की क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होनी चाहिए। इनका मुख्य कार्य कृषि तथा संबद्ध कृषि क्रियाओं के लिए वित्त जुटाना होना चाहिए। समिति का तर्क है कि अब देश के ग्रामीण एवं अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं पर्याप्त मात्रा में खुल चुकी हैं, अतः अब मात्र बैंक आदतों को डालने के लिए बैंकों को शाखा विस्तार हेतु लाइसेंस देने की पद्धति बंद की जानी चाहिए। समिति के अनुसार अब शुद्ध लाभदायकता के आधार पर ही शाखा खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। नरसिम्हम समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने की घोषणा करनी चाहिए। समिति ने संस्तुति की कि भारतीय रिजर्व बैंक को निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए, यदि वे आरंभ में न्यूनतम पूंजी एवं अन्य शर्तें पूरी करते हों। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के बीच व्यवहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 6 आता है अन्य सिफारिशें। अन्य सिफारिशों में नंबर 1 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना। नरसिम्हम समिति का तर्क है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा प्रत्यक्ष वित्त संस्थाओं पर अधोमानक
संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों का बाहर है। नरसिम्हम समिति ने सुझाव दिया कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए ताकि यह संस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अपर्याप्त ऋणों और संदिग्ध ऋणों के एक भाग को बट्टे पर अपने हाथ में ले सके। धीरे धीरे अप्राप्य और संदिग्ध ऋण इस संस्था को सौंप देने चाहिए। इस तरह बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं इन अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों को अपने बैलेंस शीट पर से हटा लेंगे और इनका प्रयोग इस प्रक्रिया द्वारा अधिक उत्पादक कार्यों में कर सकेंगे। नंबर 2, नियंत्रण की वैधता की समाप्ति। नरसिम्हम समिति ने यह सुझाव दिया कि देश की बैंकिंग प्रणाली पर से वैध नियंत्रण की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक तो दूसरी ओर वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग इसके ऊपर नियंत्रण करता है, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली के नियमन की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जानी चाहिए। नंबर 3, बैंकों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता। प्रत्येक बैंक को स्वतंत्र एवं स्वायत्त होना चाहिए। बैंकों को अपने कार्य करने की शैली एवं संस्कृति में आमूल परिवर्तन करना होगा ताकि वे आंतरिक प्रतिस्पर्धा करने के साथ ही विश्व में होने वाले परिवर्तनों के साथ अपने को संबद्ध कर सके। रिजर्व बैंक को बैंकों की आंतरिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए उन समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए जो सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक जारी किए हैं। नंबर 4 आता है बैंक अधिकारियों की नियुक्ति। बैंक अधिकारियों की नियुक्ति अलग अलग बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। इसके साथ ही बैंक के सर्वोच्च अधिकारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का आधार राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावसायिकता एवं कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल होना चाहिए। सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाने की वर्तमान पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए। देश की बैंकिंग प्रणाली की आलोचना करते हुए नरसिम्हम समिति ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि संसाधन गतिशील करने में यह बैंक बहुत हद तक सफल हुए हैं, परंतु ऋण विस्तार के साथ ही बैंकिंग प्रणाली में कई तरह की विकृतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र के बहुत से बैंक वित्तीय दृष्टि से जर्जर हो चुके हैं तथा वे एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण की चुनौती का सामना करने में असमर्थ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।